हेलो एवरीवन, दिस इज उत्कर्ष श्रीवास्तव एंड एज प्रॉमिस्ड की सेकंड वीडियो 8 ऑफ जुलाई को आनी थी। तो बैच की सेकंड वीडियो 8 ऑफ जुलाई को आ चुकी है, जिसमें हम एक छोटा सा प्यारा सा चैप्टर कवर करेंगे जिसका नाम होने वाला है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। आई होप सो आप लोग इस बैच को उतने ही डिसिप्लिन के साथ फॉलो कर रहे होंगे जितने डिसिप्लिन के साथ मैं वीडियोस बना रहा हूँ, और आपको ये बैच बड़ा पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताकर जाना कि कैसा लगता है यहाँ से इस चैनल से चैप्टर को पढ़ने के बाद। तो स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट को। चैप्टर को शुरू करने से पहले एक छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं चैप्टर का कि चैप्टर में हम पढ़ने के वाले हैं। सबसे पहले हम रिसोर्स के बारे में जानेंगे, फिर जानेंगे कि कितने अलग अलग प्रकार के रिसोर्स होते हैं, फिर हम हमारे रिसोर्स प्लानिंग के बारे में जानेंगे कि कैसे हम इंडिया में रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं, फिर हम ज़मीन के बारे में जानेंगे, लैंड एज अ रिसोर्स के बारे में जानेंगे, और फिर हम इस चैप्टर की लास्ट टॉपिक, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर पहुंचेंगे, सॉइल के बारे में और अलग अलग टाइप ऑफ सॉइल के बारे में जानेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। सबसे पहली चीज़ तो रिसोर्स क्या होती है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। रिसोर्स एक बेसिक सी डेफिनेशन है, कोई भी चीज जो तुम्हारे इस्तेमाल में आती है दैट इज अ रिसोर्स। ये पेन हो गया, पेपर हो गया, बाइक हो गई, कार हो गई, ये सारी चीजें रिसोर्स की कैटेगरी में आते हैं। यहाँ तक कि हम इंसान भी क्या है, रिसोर्स है। जानवर भी क्या है, एक तरीके का रिसोर्स है। प्लांट्स भी रिसोर्स है। तो सिंपली हम कह सकते हैं जो भी चीज़ हमारे यूज़ में आती है, किसी भी तरीके से हम उसका इस्तेमाल करते हैं, वो एक रिसोर्स कहलाती है। अब कई बार लोगों को क्या लगता है कि जितने भी रिसोर्स अवेलेबल हैं ये हमको भगवान की तरफ से गिफ्ट मिले हैं या हमको नेचर की तरफ से गिफ्ट मिले हैं, जिसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, इनका गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं अपनी लालच को सेटिस्फाई करने की, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। कैसे प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं इस आगे आने वाले चैप्टर्स में हम जानेंगे। तो बेसिकली मूव ऑन करते हैं कि रिसोर्स होते क्या हैं, ये हम समझ गए। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जानना जरूरी है कि इतने सारे रिसोर्स होते हैं तो हम रिसोर्स के बारे में पढ़ते कैसे हैं। तो रिसोर्स के बारे में अच्छे से पढ़ने के लिए हमने क्या कर रखा है, जितने भी रिसोर्सेज होते हैं ना, उनको अलग अलग पार्ट्स में क्लासीफाई कर रखा है कि ये वाले हो गए, ये वो वाले, ये वाले। इससे क्या होता है, हम रिसोर्सेज के बारे में अच्छे से स्टडी कर पाते हैं। तो हमने क्या कर रखा है, रिसोर्सेज को अलग अलग फैक्टर्स के बेसिस पर कुछ पार्ट्स में क्लासीफाई किया है। जैसे सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन। ऑरिजिन का मतलब कि उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो दो टाइप ऑफ रिसोर्स होते हैं, बायोटिक, अबायोटिक। बायोटिक रिसोर्स अगर सिंपल बोलूँ, ये वो रिसोर्स होते हैं जिनके अंदर लाइफ होती है, जिनके अंदर जीवन होता है। और अबायोटिक रिसोर्स वो रिसोर्स होते हैं जिनके अंदर लाइफ नहीं होती है। तो बायोटिक रिसोर्स का एग्जांपल क्या हो जाएगा, हम इंसान, हम खुद एक बायोटिक रिसोर्स है, हमारे अंदर लाइफ है। फ्लोरा एंड फौना, जिसका मतलब प्लांट्स एंड एनिमल्स, उनके अंदर लाइफ है, तो वो भी बायोटिक रिसोर्स है। और अबायोटिक रिसोर्स में क्या आ जाएगा, जिनके अंदर लाइफ नहीं है। तो जिनके अंदर लाइफ नहीं है वो किन चीज़ों से मिलकर बने होंगे, वो उन्हीं चीज़ों से मिलकर बने होंगे जिनके अंदर लाइफ नहीं होती। जैसे पत्थर हो गए, चट्टान हो गए, इनके अंदर लाइफ थोड़ी ना है। तो ये सारे हमारे अबायोटिक रिसोर्स की कैटेगरी में जाते हैं। दूसरा जो क्लासिफिकेशन हमारा होता है, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टेबिलिटी। एग्जॉस्टेबिलिटी का मतलब कि ये रिसोर्स कभी खत्म होंगे या नहीं होंगे। तो उसमें हम दो रिसोर्स बोलते हैं कि कुछ रिसोर्स ऐसे हैं जो अगर खत्म हो जाएंगे तो हम उनको फिर से बना लेंगे। तो ये रिसोर्स हमारे रिन्यूएबल रिसोर्स हो जाते हैं, जैसे कि सोलर एनर्जी हो गया, पानी हो गया, विंड एनर्जी हो गया। ये अगर आज के टाइम पे खत्म भी हो जाते हैं तो हम इनको रीन्यू कर लेंगे, रिप्रोड्यूस कर लेंगे किसी भी तरीके से। लेकिन कुछ रिसोर्स ऐसे हैं जो अगर एक बार खत्म हो गए तो उनको रीन्यू करने में, रिप्रोड्यूस करने में बड़ी दिक्कत आने वाली है। देखो, कई सारी बुक में आपको ये डेफिनेशन मिलती होगी कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स वो रिसोर्स है जिनको रिप्रोड्यूस नहीं किया जा सकता, जिनको रीन्यू नहीं किया जा सकता। ये डेफिनेशन मेरे हिसाब से गलत है, क्योंकि आपके दिमाग में भी एक सवाल आना चाहिए, जिस चीज़ को अगर हम एक बार बना सकते हैं तो हम उसको बार बार भी तो बना सकते हैं। अगर पेट्रोल, फॉसिल फ्यूल अगर ये एक बार बन सकते हैं तो ये फिर से भी बन सकते हैं, डेफिनेटली बन सकते हैं। तो फिर हम इसको ये क्यों कहते हैं कि नॉन रिन्यूएबल है। इनको हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बन तो सकते हैं, लेकिन इनको बनने में लाखों साल लग जाते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, और मिलियंस ऑफ ईयर्स तक ना आप रहने वाले हो ना मैं रहने वाला हूँ, इसीलिए हम इनको नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं। तो रिन्यूएबल रिसोर्स वो रिसोर्स हैं जिनको हम इजीली रिप्रोड्यूस या रिफॉर्म कर सकते हैं, और नॉन रिन्यूएबल वो रिसोर्स हैं जिनका रिफॉर्मेशन में या रिप्रोडक्शन में बहुत लंबा टाइम लगता है, और इसीलिए हम उनको क्या कह देते हैं कि ये लिमिटेड अमाउंट में है और नॉन रिन्यूएबल है। जैसे कि फॉसिल फ्यूल, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सारे हमारे क्या है, नॉन रिन्यूएबल है। ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, मालिकाना हक के बेसिस पे हम क्या करते हैं, कि क्या होता है, कुछ रिसोर्स आपके हैं, कुछ रिसोर्स पूरी जनता के हैं, उस बेसिस पे भी हमने रिसोर्सेज को बांट रखा है। जैसे पहले होते हैं इंडिविजुअल रिसोर्स। इंडिविजुअल रिसोर्स का मतलब ये मेरा पेन है, तो ये मेरा पेन है,
यानी कि इसका मालिक कौन हूँ, मैं हूँ, एक इंडिविजुअल है, तो ये क्या हो गया, इंडिविजुअल रिसोर्स। तो ऐसे रिसोर्स जो कोई इंडिविजुअल ओन करता है वो कौन से रिसोर्स है, इंडिविजुअल रिसोर्स। जैसे आपकी कार, आपका घर, वो सब इंडिविजुअल रिसोर्स है। कुछ रिसोर्स ऐसे होते हैं जो एक कम्युनिटी के लिए अवेलेबल होते हैं। जैसे आपके आसपास कोई प्लेग्राउंड होगा तो वहाँ पर क्या है, जितनी जनता चाहे पूरी जनता आकर उस प्लेग्राउंड में क्रिकेट खेल सकती है, मजे कर सकती है। तो ऐसे रिसोर्स जो एक पूरी कम्युनिटी के लिए अवेलेबल होते हैं, जैसे पब्लिक टॉयलेट्स हो गए, पब्लिक पार्किंग हो गए, पब्लिक प्लेग्राउंड्स हो गए, इनमें क्या है, कम्युनिटी का कोई भी मेंबर जाकर उनके मजे ले सकता है, उसकी सेवा का। तो ऐसे रिसोर्स को हम क्या बोलते हैं, कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज की। इन रिसोर्सेज का मालिक कौन है, ये पूरी कम्युनिटी है, ये लोग इन रिसोर्सेज का फायदा उठा सकते हैं। तीसरा होता है नेशनल रिसोर्स। नेशनल रिसोर्स बेसिकली राष्ट्रीय संसाधन। देखो सिंपल सी चीज है, हम सब इस देश के अंदर रह रहे हैं, यानी जो भी इस देश में है, जो भी हमारा जो है इस देश में है, चाहे हमने हमारा घर, हमारा सब कुछ, एट द एंड ऑफ द डे वो क्या कहलाएगा, वो देश की प्रॉपर्टी ही कहलाएगी। चाहे तुम्हारी कार हो, तुम्हारा घर हो, तुम्हारी कंपनी हो, वो सब देश की प्रॉपर्टी कहलाती है। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि अगर टेक्निकली देखने जाएंगे तो देश के अंदर जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सभी नेशनल रिसोर्स होते हैं। और साथ ही साथ देश की बाउंड्री से 19.2 किलोमीटर के अंदर अंदर, जो देश की ओशियानिक बाउंड्री है उससे 19.2 किलोमीटर के अंदर अंदर तक जितने भी रिसोर्स हैं वो सारे नेशनल रिसोर्स है। सपोज करो ये इंडिया का ओशियानिक एरिया है, तो यहाँ से 19.2 किलोमीटर और आगे चले जाओ, इसके पहले पहले जितने भी रिसोर्स हैं वो सारे नेशनल रिसोर्स ही कहलाते हैं। इंटरनेशनल रिसोर्स वो रिसोर्स होते हैं जहाँ पर किसी भी कंट्री के पास पावर नहीं होती जिन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करने की। इसकी बेसिक सी डेफिनेशन समझ लो, इसमें 200 नॉटिकल माइल्स ये सब याद करने की जरूरत नहीं है। इंटरनेशनल रिसोर्स क्या रिसोर्स है, वो रिसोर्स हैं जिन पर कोई भी कंट्री जाकर एक्सेस, जो रिसोर्स किसी भी कंट्री के लिए एक्सेसिबल अवेलेबल नहीं होते हैं। सिंपल सी बात है। और आखिरी जो क्लासिफिकेशन होता है, इट इज बेस्ड ऑन द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का मतलब कौन सा रिसोर्स कितना डेवलप्ड है, कौन सा रिसोर्स का कितना इस्तेमाल किया जा रहा है, इस बेसिस पर भी हम रिसोर्स को क्लासिफाई करते हैं। जैसे सबसे पहले पोटेंशियल रिसोर्स होता है। जैसे आपने देखा होगा कई सारे बच्चों को बोला जाता है बेटा तुम्हारे अंदर बहुत पोटेंशियल है, तुम अच्छा कर सकते हो, लेकिन फिर भी वो बच्चे अच्छा नहीं करते हैं, मक्कारी करते हैं। ऐसे ये पोटेंशियल रिसोर्स हैं। ये वो रिसोर्स होते हैं जिनके अंदर पोटेंशियल है, जिनके अंदर क्षमता तो है कि हमारे इंसानों के काम आ सकते हैं, लेकिन फिर भी हम इनका इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो जितने भी रिसोर्स हैं जिनके अंदर ये क्षमता है कि वो हमारी ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम उनका इस्तेमाल नहीं कर रहे, वो सारे हमारे क्या हैं, पोटेंशियल रिसोर्स हैं। जैसे कि क्या है, राजस्थान और गुजरात में जो विंड और सोलर एनर्जी है, माना जाता है इससे हम बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम नहीं कर रहे हैं। तो ये क्या है, हमारा पोटेंशियल रिसोर्स है। डेवलप्ड रिसोर्स की आपको डेफिनेशन नहीं दिख रही होगी, क्यों? क्योंकि डेवलप्ड ऑलरेडी वर्ड में दिख रहा है डेवलप्ड। ऐसे रिसोर्स जो ऑलरेडी डेवलप्ड है, जिनके बारे में पूरी जानकारी है कि ये कहाँ पाए जाते हैं, इनको कैसे इस्तेमाल किया जाता है और इनका इस्तेमाल आज हो भी रहा है, ये सभी रिसोर्स डेवलप्ड रिसोर्स है। तीसरा आ जाता है हमारा स्टॉक। स्टॉक में बेसिकली वो रिसोर्स आ जाते हैं, कई सारे रिसोर्स हमारे इंडिया में ऐसे हैं जिनके अंदर क्षमता तो है कि वो ह्यूमन के काम आ सकते हैं, जिनके अंदर पोटेंशियल है, लेकिन फिर भी हम उनका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारे पास उनका इस्तेमाल करने के लिए प्रॉपर टेक्नोलॉजी नहीं है। जैसे क्या होता है, हम सबको पता है पानी से इलेक्ट्रिसिटी हम जनरेट करते हैं, लेकिन साथ ही साथ पानी के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाई जाती है जिनसे हम बहुत ज़्यादा एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास प्रॉपर टेक्नोलॉजी नहीं है। तो स्टॉक रिसोर्स वो रिसोर्स होते हैं जिनके अंदर पोटेंशियल है, क्षमता है, लेकिन फिर भी हम उनका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास उनको इस्तेमाल करने के लिए प्रॉपर टेक्नोलॉजी नहीं है। और चौथा होता है रिजर्व। रिजर्व बेसिकली वो रिसोर्स होते हैं हमारे इंडिया में या किसी भी कंट्री में, रिजर्व रिसोर्स वो होते हैं जो रिसोर्स किसी देश में पाए जाते हैं, जिनके अंदर क्षमता है, पोटेंशियल है, जिनके लिए हमारे पास प्रॉपर टेक्नोलॉजी भी है, लेकिन फिर भी हम उनको इस्तेमाल नहीं कर रहे, ये सोच कर कि हो सकता है ये फ्यूचर में हमें ज़्यादा अच्छे से काम आ सकते हैं। जैसे किसी भी मोटरसाइकिल में जो लोग चलाते हैं उनको पता होगा, मोटरसाइकिल में एक रिजर्व होता है। रिजर्व में ये होता है कि जब कभी आपकी पेट्रोल की टंकी का पेट्रोल खत्म हो गया तो रिजर्व का पेट्रोल काम आ जाता है। उसी तरीके से ये रिजर्व रिसोर्स होते हैं कि जब आपके सारे रिसोर्स खत्म हो गए तो ये जो आपने रिजर्व में रिसोर्स बचा कर रखे हैं, जिनके लिए आपके पास सब कुछ है, टेक्नोलॉजी है, पोटेंशियल है, उनका आप इस्तेमाल कर लोगे। तो ये तो हमारा क्लासिफिकेशन होता है रिसोर्स का। अभी मूव ऑन करते हैं डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। अब जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कई लोगों को लगता है कि जो रिसोर्स है ये नेचर की गिफ्ट है, जिसकी वजह से वो लोग रिसोर्सेज को गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, अनफेयर मैनर में इस्तेमाल करते हैं, जिससे प्रकृति को बहुत नुकसान पहुंचता है और रिसोर्सेज को भी बहुत नुकसान पहुंचता है। क्योंकि कई सारे रिसोर्स ऐसे हैं जो लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है और अगर उनको गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा तो एक दिन वो एंड हो जाएंगे और हम सब लोग फिर बैठ के ऐसे ही उनको देखते रहेंगे, किसी काम के नहीं रह जाएंगे। ठीक है, तो ये जो गलत तरीके से लोग रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं उससे तीन प्रॉब्लम बहुत बड़ी आ जाती है। पहली प्रॉब्लम तो ये है कि रिसोर्सेज की संख्या बहुत जल्दी घटती जा रही है। जब रिसोर्सेज की संख्या बहुत जल्दी घटती जाएगी तो दिक्कत आएगी। दूसरी चीज़ क्या होती है, जब आप गलत तरीके से रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हो, अनफेयर तरीके से, तो उससे
क्या होता है, आपको देखने मिलेगा सोसाइटी में कि कुछ लोगों के पास तो बहुत सारे संसाधन होंगे और कुछ लोग के पास बिल्कुल संसाधन नहीं होंगे, जिसकी वजह से अमीर और गरीब का गैप क्रिएट होता है। आप ही देख लो, हमारे देश में कुछ गरीब ऐसे हैं जिन तक आज तक लाइट भी नहीं पहुंची है, जिन गाँव में आज तक इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं पहुंची है, और कुछ घर आपको उसी देश में ऐसे मिल जाएंगे जिन घरों में सोलर पैनल लगा हुआ है, जनरेटर लगा हुआ है, इन्वर्टर लगा हुआ है, सारे संसाधन है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो रहा है, ये रिसोर्सेज का गलत तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। और तीसरी चीज क्या होती है, जब कुछ लोगों के हाथ में पूरे रिसोर्सेज दे दिए जाते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, उनका गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से कई बार ग्लोबल प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो जाते हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम, क्लाइमेट अभी आप देखते हो ना, इतना डिसबैलेंस हो जा रहा है, कभी भी बारिश हो जा रही है, कभी भी गर्मी पड़ जा रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है। ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने रिसोर्सेज को गलत तरीके से इस्तेमाल किया है, जिसका असर आज हमको क्लाइमेट पर देखने को मिल रहा है। तो इन सब से हमको ये समझ में आता है कि अगर हम चाहते हैं कि रिसोर्सेज का इस्तेमाल सही तरीके से किया जाए तो हमें खुद उसके लिए कदम उठाना पड़ेगा। ठीक है, अब सपोज करो मैंने आपको 10 रुपए दिए और आपको बोलूँ 10 रुपए को सही तरीके से इस्तेमाल करो, तो आप कैसे करोगे, आप पूरा प्लान बनाओगे कि इन 10 रुपए में 2 रुपए में यहाँ इन्वेस्ट करूंगा, 3 रुपए वहां करूंगा, 4 रुपए वहां करूंगा, तभी आप इसको अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो। सिमिलर केस हमारा रिसोर्स में बैठता है कि अगर आप संसाधनों का, रिसोर्स का अच्छे से इस्तेमाल करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिसोर्स प्लानिंग करनी पड़ेगी। इसी को लेकर क्या किया गया था, 1992 में रियो डी जेनेरियो में एक अर्थ समिट रखी गई थी। अर्थ समिट बेसिकली एक मीटिंग टाइप रखी गई थी। रियो डी जेनेरियो एक जगह का नाम है ब्राजील में, तो वहां पर ये मीटिंग हुई, इसीलिए इसको रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट कह दिया। तो रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट रखी गई थी, जिसमें मेनली बात की गई थी पूरे वर्ल्ड में ये जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स आ रही हैं उन्हीं सब चीज़ों को लेकर मेनली बात की गई थी, और इन सब चीज़ों में डिस्कशन हुआ था कि कैसे हम इन सभी प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर सकते हैं। तो वहां पर क्या किया गया था, 1992 में एक एजेंडा 21 को साइन किया गया था। एजेंडा 21 क्या था, बेसिकली कुछ नहीं था, ये एक डिक्लेरेशन था, एक एग्रीमेंट था, जिसमें सारी कंट्रीज ने मिलकर साइन किया था कि अब हम क्या करेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर बढ़ेंगे। हम हमारे देश में इस तरीके से डेवलपमेंट करेंगे कि वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाने लगे। ठीक है, अब आप सब कहोगे यार सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, बताने वाला हूँ। पहले एजेंडा 21 बता दूं तो एजेंडा 21 क्या था, अर्थ समिट में एक डिक्लेरेशन, एक एग्रीमेंट साइन हुआ था, जिसमें सभी कंट्रीज ने मिलकर डिसाइड किया था कि वो क्या करेंगे, वो लोग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल की तरफ आगे अपने देश को बढ़ाएंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, बेसिकली अगर मैं तुमको 10 रुपए दूं और तुमसे बोलूं कि इनको इस तरीके से इस्तेमाल करो कि आज भी तुम इनसे कुछ खा लो और आगे आने वाली जनरेशन को भी इसमें से कुछ पैसा बचा दो, तो जब तुम इस तरीके से चीज़ों का इस्तेमाल करते हो तब वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का सिंपल मतलब है कि इस तरीके से डेवलपमेंट करना कि हम संसाधनों का आज भी इस्तेमाल कर पाएं और आगे आने वाली जनरेशन के लिए भी बचा कर रख पाएं, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि हमने तो पूरा पेट्रोलियम कर लिया, बहुत पूरा पेट्रोल डीजल सब इस्तेमाल कर लिया, लेकिन आगे आने वाली जनरेशन 50-50 किलोमीटर पैदल चले जा रहे हैं। क्यों, क्योंकि उनके माता पिता पहले ही पूरा क्या कर गए, कोल पेट्रोल का इस्तेमाल करके चले गए। इसीलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट जरूरी है। तो इसी सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर एजेंडा 21 साइन किया गया था। तो रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट का टॉपिक क्लियर हुआ। अभी मैं आपको बताता हूँ रिसोर्स प्लानिंग कैसे की जाती है। बेसिकली क्या होता है, सपोज करो मैं तुम्हें बोलूँ कि तुम्हें अपनी एसएसटी के लिए प्लान बनाना है कि तुमको क्लास 10 में एसएसटी कैसे पढ़नी है, तो तुम कैसे बनाओगे, सबसे पहला स्टेप तुम क्या लोगे, सबसे पहले स्टेप में जो तुम्हारा पूरा सिलेबस है और उस सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर का कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, सब कुछ को क्या करोगे, तुम लिस्ट डाउन करोगे। पहला स्टेप यही लोगे। दूसरा स्टेप में तुम क्या करोगे, दूसरे स्टेप में तुम अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को देखते हुए क्या करोगे, अपने लिए एक प्लान बनाओगे कि इस तरीके से मैं एसएसटी पढ़ने वाला हूँ। तीसरे स्टेप में क्या करोगे, तुमने जो प्लान बनाया है सोशल स्टडीज़ को पढ़ने के लिए उससे मैच करोगे कि क्या वो तुम्हें ओवरऑल हेल्प करेगा, क्या वो तुम्हारी ओवरऑल ग्रोथ में हेल्प करेगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तो इससे तुम्हें सिर्फ एसएसटी में हेल्प मिले, मैथ्स और साइंस में तुम फेल हो जाओ इस प्लान की वजह से, यही तो करोगे। तो यही काम हम रिसोर्स के लिए भी करते हैं। रिसोर्स को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करने के लिए हम रिसोर्स प्लानिंग करते हैं, सो दैट सब लोगों तक इक्वल तरीके से रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन हो और अच्छे से अच्छे तरीके से हम रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर पाएँ। तो उसमें हम सबसे पहला कदम क्या करते हैं, सबसे पहला कदम ये उठाते हैं कि हम जानकारी लेते हैं कि हमारे देश में कहाँ पर कौन कौन सी जगह पर कितना कितना रिसोर्स प्रेजेंट है, यानी आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज। और ये कैसे करते हैं, सर्वे कराते हैं हम लोग, मैपिंग कराते हैं, मेजरिंग कराते हैं, ये अलग अलग टीम भेज दी जाती हैं कि जाओ आप पता करके आओ वहाँ पर ये अवेलेबल है ये नहीं है। तो पहला स्टेप क्या लिया जाता है जब भी हम रिसोर्स प्लानिंग करते हैं, पहले स्टेप में हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कहाँ पर कौन कौन से रिसोर्स कितने कितने अमाउंट में अवेलेबल है। दूसरा स्टेप क्या करते हैं, जैसा मैंने आपको बताया था, दूसरे स्टेप में हम प्लान बनाएंगे। हम प्लान बनाएंगे प्रेजेंट टेक्नोलॉजी, प्रेजेंट स्किल सेट, प्रेजेंट इंस्टीट्यूशंस को देखते हुए कि हम किस तरीके से इन रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से
यूज़ कर सकते हैं। और तीसरे स्टेप में क्या करते हैं, तीसरे स्टेप में जैसे आपने क्या किया, आपने देखा कि आपने जो प्लान बनाया क्या वो आपको ओवरऑल हेल्प कर रहा है, तो तीसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि हमने जो प्लान बनाया क्या वो ओवरऑल देश को हेल्प कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमने जो प्लान बनाया उससे देश को 2 फायदे हो रहे हों, 10 नुकसान हो रहे हों। तो ऐसा होगा तो भी उस प्लान का कोई फायदा नहीं। तो रिसोर्स प्लानिंग में 3 स्टेप्स कौन से होते हैं, सबसे पहला स्टेप देश के अंदर जो भी रिसोर्स हैं उनकी प्रॉपर जानकारी इकट्ठी करना विद द हेल्प ऑफ सर्वेइंग, मैपिंग। दूसरा स्टेप टेक्नोलॉजी की मदद से, स्किल सेट की मदद से क्या करना, एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाना, प्लानिंग बनाना। तीसरा स्टेप जो प्लान बनाया है उसको मैच करके देखना कि क्या उससे ओवरऑल देश को फायदा होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पर हमारा रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया टॉपिक खत्म होता है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज लैंड रिसोर्स एंड यूटिलाइजेशन। बहुत ही फालतू का टॉपिक है, कुछ नहीं आता है इससे। जो एक चीज़ आती है वो मैं आपको बता दूंगा। लैंड रिसोर्स यानी ज़मीन। ज़मीन क्या है भाई, एक नेचुरल रिसोर्स है। ज़मीन मेरी आपकी तो है नहीं, हम तो रजिस्ट्री करा लेते हैं, पर वैसे ज़मीन हमें कहाँ से मिली है, ये नेचुरल चीज़ है, हमें प्रकृति से ही मिली है। पर साथ ही साथ एक पॉइंट नोट डाउन करने वाला है कि ये जो ज़मीन है ना, लैंड, ये लिमिटेड अमाउंट में, आपको पता है ना ज़मीन क्या है, लिमिटेड अमाउंट में है। इसीलिए जो भी चीज़ें लिमिटेड अमाउंट में होती हैं हम लोगों को क्या ज़रूरत होती है कि हम उनको अच्छे से इस्तेमाल करें। जैसे पैसा है, पैसा अगर लिमिटेड अमाउंट में नहीं होता, सपोज करो इनफाइनाइट पैसा मैं आपको दे दूं, तो आप कभी सोचोगे कि इस पे मैं इतना खर्च करूंगा, इसमें नहीं, आप कहोगे चाहे जितना खर्च करो, इनफाइनाइट अमाउंट है। जैसे पानी है, आज के टाइम पर चाहे जितना लोग उड़ा देते हैं, क्यों, क्योंकि लोगों को पता है बहुत ज़्यादा पानी है, बहुत ज़्यादा पानी। लेकिन ज़मीन के केस में ऐसा नहीं है। ज़मीन क्या है, लिमिटेड अमाउंट में है। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी चीज़ें लिमिटेड अमाउंट में हो उनको प्रॉपर प्लानिंग के तहत हम इस्तेमाल करें और जिससे हम अच्छे से अच्छे बेनिफिट उनसे ले पाएँ। ठीक है, हमारे इंडिया में जो ज़मीन है, लैंड है, उसको 3 पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं बेसिकली। 43% जो लैंड है, यानी कि 43% जो ज़मीन है वो क्या है, प्लेन लैंड है, यानी बिल्कुल सपाट है। वहाँ पर क्या है, ऊबड़ खाबड़ नहीं है। प्लेन का मतलब जैसे रोड होती है ना, सड़कें होती हैं, बिल्कुल बढ़िया सी सपाट सी, वैसी ज़मीन है। 30% जो ज़मीन है उस पर पहाड़ है। अब पहाड़ी इलाके वाली ज़मीन का कोई खास काम रह नहीं जाता है। और 27% ऑफ जो ज़मीन है वो प्लेट्यू है, वहाँ पर पठार है। पठार वाली ज़मीन भी हमको इतना ज़्यादा हेल्प नहीं करती, यानी सबसे ज़्यादा हेल्पफुल इनमें से कौन सी है, प्लेन लैंड, जो 43% पाई जाती है। यूपी में आपको बहुत ज़्यादा जगह पर प्लेन लैंड ही देखने को मिलती है। ठीक है, अभी ये जो आपको ये वीडियो, सॉरी नॉट वीडियो, ये जो इमेज दिख रही है, ये इमेज आपकी बुक में भी है, लेकिन इस इमेज का कोई खास फायदा है नहीं। इस इमेज से आज तक कोई सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में उठकर कभी आया ही नहीं है। ये बस इमेज आपकी बुक में दी गई है सिर्फ आपको बताने के लिए कि पढ़ने का मन हो तो पढ़ लो, नहीं पढ़ना है नहीं पढ़ो। इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो ये आता है कि हमारे इंडिया में ज़मीन का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है। अगर आप भारत में कहीं घूमने निकलोगे तो आप पाओगे कि ऐसा नहीं है कि हर जगह ज़मीन पर खेती हो रही है। कई जगह पर ज़मीन पर क्या हो रखा है, कई जगह पर बहुत सारी ज़मीन पर खाली होने के बावजूद भी वहाँ पर खेती नहीं होती है। कई सारी ज़मीन पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खड़ी हुई हैं, कई हॉस्पिटल्स खड़े हुए हैं, कहीं कुछ खड़ा हुआ है। यानी कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से लैंड का इस्तेमाल किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि जो लैंड का यूज़ है वो डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पर, जैसे ह्यूमन फैक्टर्स और फिजिकल फैक्टर्स। फिजिकल फैक्टर्स में क्या आ जाता है, जैसे टोपोग्राफी है। किसी जगह पे सपोज करो, टोपोग्राफी का मतलब होता है ज़मीन किस तरीके से है। सपोज करो किसी जगह पर जो टोपोग्राफी है वो ये कहती है कि वहाँ की ज़मीन ऊबड़ खाबड़ है, जिगजैग है, वहाँ पर खेती कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। या फिर सपोज करो तुम्हें पता चला कहीं पर ऐसा है कि वहाँ पर ज़मीन तो बहुत है लेकिन वहाँ पर 12 महीने बारिश ही होती है, वहाँ पर खेती कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। या 12 महीने बहुत गर्मी पड़ती है, वहाँ पर कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। या कहीं पर आपको पता चला ज़मीन तो बहुत है लेकिन वहाँ पर जो मिट्टी है वो फर्टाइल ही नहीं है, वहाँ पर कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। यानी ज़मीन को तुम किस तरीके से इस्तेमाल करने वाले हो ये डिपेंड करता है फिजिकल फैक्टर्स पर भी और ह्यूमन फैक्टर्स पर भी। ह्यूमन फैक्टर्स का मतलब सपोज करो कहीं पर बढ़िया पानी है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन वहाँ पर प्रॉपर टेक्नोलॉजी ही नहीं है, वहाँ पर प्रॉपर ह्यूमन ही नहीं है, लेबर ही नहीं है, क्या वहाँ पर तुम अच्छे से खेती कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। यानी कि जिस तरीके से हमारे इंडिया में लैंड को इस्तेमाल किया जाता है ये डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पर, स्पेशली ह्यूमन और फिजिकल फैक्टर्स पर। हमारे इंडिया की अगर हम बात करें तो हमारे इंडिया में एक गोल बनाया गया था कि इतनी ज़मीन हमें जंगल एरिया में चाहिए, लेकिन आज तक वो गोल पूरा नहीं हो पाया। हमारे इंडिया में ही 130 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा जो ज़मीन है वो ख़राब ज़मीन की तरह है, यानी कि वो उपजाऊ नहीं है, फर्टाइल नहीं है, उस पर खेती नहीं हो सकती। तो जब इतनी ज़्यादा लैंड बर्बाद हो रखी है तो ऐसे में बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम और जो लैंड है उसको बर्बाद होने से बचाएं और उसको अच्छे से इस्तेमाल कर सके। यहाँ से कॉन्सेप्ट शुरू होता है लैंड डिग्रेडेशन का। लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है, बच्चा बड़ा कंफ्यूज होता है क्योंकि बुक में कहीं पर भी लैंड डिग्रेडेशन की डेफिनेशन ही नहीं दी गई है। डिग्रेडेशन का मतलब होता है क्वालिटी का गिरना।
सपोज करो पिछले साल तुम्हारे मार्क्स आए थे 100, इस साल तुम्हारे मार्क्स आ गए 80, तो मैं क्या बोलूंगा, तुम्हारे मार्क्स डिग्रेड हो गए, यानी कि गिर गए। तो लैंड डिग्रेडेशन का क्या मतलब है? लैंड डिग्रेडेशन का मतलब जमीन की क्वालिटी का गिरना। और जमीन की क्वालिटी कब गिरती है? जब वो फसल उगाने लायक नहीं रहती है, या जब उसमें क्रैक्स आ जाते हैं, तो ऐसे में जमीन की क्वालिटी गिरती है। तो ये क्यों गिरती है, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं। जो लैंड डिग्रेडेशन की प्रॉब्लम है उसके कई सारे रीजन हो सकते हैं, लेकिन जो मेनली 3-4 रीजन है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। पहला होता है ओवर ग्रेजिंग। ओवर ग्रेजिंग में बेसिकली क्या होता है, कई सारे एरियाज में आपने देखा होगा, सपोज करो मैं जानवर चराने जाता हूँ। अब अगर मैं एक ही जमीन पर, एक ही एरिया में बार बार अपने जानवरों को हर रोज चारा चरवाता रहूंगा, तो ऐसे में क्या होगा, उस जमीन को रिकवर करने का टाइम नहीं मिलेगा। और जब वो टाइम नहीं मिलेगा तो ऐसे में क्या होगा, वो जमीन धीरे धीरे उसकी क्वालिटी खराब होती जाएगी। सपोज करो आपने क्या किया, ये जमीन है, आप अपने जानवर को लाए, हर रोज इसी पे खाना खिलाने लगे, हर रोज इसी यहाँ पे जो थोड़ी बहुत घास होती है वही घास खिलाते रहे। एक टाइम ऐसा आएगा जब ये जमीन घास ही नहीं ग्रो कर पाएगी। क्यों? क्योंकि इसको रिकवर होने का टाइम नहीं मिला, और ऐसे में ये जो जमीन है वो क्या हो जाएगी, डिग्रेड हो जाएगी। तो ओवर ग्रेजिंग एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से जमीन की क्वालिटी खराब होती है। और दूसरी क्या प्रॉब्लम है, माइनिंग साइट्स। ये जो बड़ी बड़ी खदानें होती हैं, ये लोग क्या करते हैं, यहाँ पर बहुत हैवी वर्क किया जाता है, जिसकी वजह से जमीन पर बहुत प्रेशर पड़ता है। कई सारी जगहों पर तो जमीन में क्रैक्स तक आ जाते हैं, जिसकी वजह से जमीन की क्वालिटी खराब हो जाती है, वहां पर खेती होने लायक स्थिति नहीं रहती। तीसरी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो है ओवर इरिगेशन की। आपने देखा होगा कई जगह पर होता है कि वहाँ पर जो फार्मर्स होते हैं वो इतने ज़्यादा अवेयर नहीं होते हैं, शिक्षित नहीं होते हैं। उनको लगता है कि अगर ज़्यादा पानी डाल देंगे तो क्या होगा, ज़्यादा फसल आ जाएगी। तो ऐसे में वो लोग क्या गलती कर देते हैं, बहुत ज़्यादा पानी ज़मीन को दे देते हैं। और किसी भी चीज़ को जब बहुत ज़्यादा मात्रा में किया जाता है तो उससे हमेशा नेगेटिव इम्पैक्ट्स ही आते हैं। ठीक है, तो जब आप पानी दे रहे हो सिंपल, तो तब तक तो ज़मीन सह लेगी। जब आप बहुत पानी दे रहे हो तो उससे फिर ज़मीन की क्वालिटी ख़राब होने लगती है, क्योंकि ज़मीन जो है ना, वो इतना पानी कहाँ सोखेगी, आप ही दिमाग लगाओ यार। एक और जो रीज़न है लैंड डिग्रेडेशन का, वो एक रीज़न माना जाता है इंडस्ट्री के वेस्ट मटेरियल्स को। इंडस्ट्री का जो वेस्ट मटेरियल्स है वो क्या होता है, ये बहुत ही हार्मफुल होता है, और फिर ये नदियों में जाता है, और इसकी वजह से जो मिट्टी होती है, जो ज़मीन होती है, उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। तो अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाए? प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सिंपल तरीका है, जब भी कोई भी इन्वायरमेंट से जुड़ी समस्या है उसको सॉल्व करने के लिए जब भी उपाय की बात की जाए तो एक उपाय तो हमेशा बना रहता है, एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन का मतलब पेड़ लगाओ, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ। और दूसरा उपाय क्या है, ग्रेजिंग एक्टिविटीज़ को मैनेज करो। मैनेज का मतलब ये है कि हम लोग अवेयरनेस फैलाएं किसानों के बीच में कि देखो भाई, एक ही एक ज़मीन पर बार बार चारा मत चरवाओ। अगर आपने आज इस पे चारा चरवाया, कल उस पे चरवाओ, फिर उस पे, जिससे हर एक जमीन को रिकवर होने का टाइम मिले। और क्या उपाय, और वो जो जमीन है उसकी क्वालिटी खराब ना हो। दूसरी चीज क्या की जा सकती है, जो माइनिंग एक्टिविटीज है उन पर एक कंट्रोल एस्टैब्लिश किया जाए। मान लो उनको बोल दिया जाए कि आप इससे ज्यादा प्रेशर जमीन पर नहीं लगा सकते, और लगाते हो तो आपसे फाइन वाइन वसूलेंगे, जो भी होगा। तो प्रॉपर इसको लेकर अगर काम किया जाएगा तो क्या होगा, बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो अभी मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, सॉइल एज अ रिसोर्स। सॉइल एज अ रिसोर्स, जमीन के बारे में हम समझ गए। अब जमीन पे क्या होती है, मिट्टी होती है। तो मिट्टी क्या है, हमारी एक नेचुरल रिसोर्स है। और मिट्टी के बारे में ये जो आपको इमेज दिख रही है, पूरी इमेज से आपको बिल्कुल मतलब नहीं होना चाहिए। आपको मतलब होना चाहिए सिर्फ इस इमेज में जो ग्रीन वाला एरिया है ना, टॉप सॉइल, अपर लेयर ऑफ द सॉइल, सिर्फ उससे मतलब रखो, आपका पूरा चैप्टर आराम से निपट जाएगा। ठीक है, अपर लेयर ऑफ सॉइल को याद रखना कि सॉइल की सबसे ऊपर वाली लेयर को क्या कहा जाता है। जैसे प्याज में लेयर होती है, ऐसी सॉइल में भी लेयर होती है। उसकी सबसे टॉप लेयर को हम क्या कहते हैं, टॉप सॉइल या अपर लेयर ऑफ सॉइल कहते हैं। इस चैप्टर में हम कुछ सॉइल की क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं। हमारे इंडिया में बहुत प्रकार की सॉइल पाई जाती हैं, वही हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। जैसे एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड एंड येलो, एरिड, लेटराइट एंड फॉरेस्ट सॉइल, ये 6 पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले एलुवियल सॉइल, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली सॉइल एलुवियल सॉइल है। याद रखो, ये एमसीक्यू में आ सकता है। हमारे इंडिया के पूरा जो नॉर्दर्न प्लेन है, यानी पूरा मैप में ऊपर का इलाका है, उसमें मैक्सिमम जगह पर आपको एलुवियल सॉइल ही देखने को मिलेगी। और ये जो एलुवियल सॉइल है, ये कैसे बनती है, 3 रिवर्स की वजह से बनती है। अब कई लोगों को इन 3 नदियों को याद करने में बड़ी दिक्कत होगी, बट इसकी एक छोटी सी ट्रिक है, बिग, BIG, बिग, B फॉर ब्रह्मपुत्र, I फॉर इंडस, G फॉर गंगा। सिंपल सी बात है, मैं तो बिग करके याद कर लेता था, हो जाती थी। ठीक है, अब क्या होगा, सपोज करो मैं तुमको कहीं पर खड़ा कर दूं, वहां पर क्या है, वहां पर एलुवियल सॉइल है। तो अगर तुम गड्ढा खोदोगे तो तुम देखोगे, जितना तुम गड्ढा खोदते जाओगे एलुवियल सॉइल में, उतने ही जो पार्टिकल्स हैं वो बड़े बड़े तुमको मिलने लगेंगे, यानी कंकड़ टाइप भी मिल सकते हैं। यानी कि इसका मतलब है एलुवियल सॉइल में जितना अंदर हम जाएंगे, जितना डीप जाएंगे, तो पार्टिकल्स उतने ही धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं। ठीक है, अब जो एलुवियल सॉइल है उसको हम 2 पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इट्स एज। एज का मतलब उम्र। 2 तरीके की सॉइल होती है, पुरानी एलुवियल,
जिसको हम बंगर कहते हैं, और नई एलुवियल जिसको हम खद्दर कहते हैं। ठीक है, अब जैसे कुछ तुम भी जानते हो, पुरानी गाड़ी चलाओ नई गाड़ी चलाओ, तो नई गाड़ी मक्खन की तरह चलती है, पुरानी गाड़ी वही धचके झटके देते हुए चलती है। तो वही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जो नई वाली एलुवियल सॉइल है वो मक्खन की तरह फर्टाइल होगी, बहुत ज़्यादा फर्टाइल होगी, बढ़िया सॉइल होगी। और पुरानी वाली जो एलुवियल है वो कम फर्टाइल होगी, उसमें ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ पाई जाएंगी, कंकड़, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। तो एलुवियल सॉइल, अब आप बोलोगे भैया आपने मैप वर्क नहीं बताया। मैप वर्क के लिए मैं आपको एक छोटी सी वीडियो देने वाला हूँ इसी क्लास के एट द एंड में, जिसको देखोगे और आपको सारे सॉइल के याद हो जाएंगे। आपको एक पल को ये भी नहीं देखना होगा कि कौन सी सॉइल कहाँ पड़ती है, आप डायरेक्टली याद कर लोगे कहाँ क्या पड़ता है। बस आप एंड तक देखते रहना इस वीडियो को। तो एलुवियल सॉइल की इमेज आपको दिख रही है, कितनी अच्छी प्यारी सी सॉइल ये आपको दिखने में आ रही है। ब्लैक सॉइल सेकंड आता है। ब्लैक सॉइल की बात करें, ये सच में ब्लैक होती है। ठीक है, पहले मुझे लगता था इसका नाम ही ब्लैक है, बट ये सच में ब्लैक होती है, और इसको रेगर सॉइल भी कहा जाता है। और ये जो सॉइल है इसको बेस्ट माना जाता है, अगर आप कॉटन ग्रो करना चाहते हो तो ब्लैक सॉइल पे ग्रो करो। तो कॉटन को ग्रो करने के लिए बेस्ट सॉइल ब्लैक सॉइल मानी जाती है, जिसकी वजह से इसको हम ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोलते हैं। ये जो सॉइल है ये लावा की वजह से बनती है, लावा के फ्लो की वजह से बनती है। आप सब जानते हो लावा क्या होता है, सबने देखा भी, मतलब देखा इन द सेंस वीडियोस में देखा होगा, मूवीज में देखा होगा। तो ये लावा की वजह से बनती है, और साथ ही साथ इस सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो दम से होते हैं, जैसे कि कैल्शियम, फॉस्फेट, ये सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो दम से होते हैं, जिसकी वजह से माना जाता है कि इस सॉइल पर आप बहुत अच्छे से पल्सेस को भी ग्रो कर सकते हो, दाल को भी ग्रो कर सकते हो। ठीक है, अब ये जो सॉइल में एक दिक्कत ये आ जाती है कि जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो इन सॉइल के अंदर क्रैक आ जाते हैं, ऐसे क्रैक। सपोज करो ये ज़मीन है, सपोज करो आपने ज़मीन पे देखे होंगे ना क्रैक आते हुए, ऐसे दरारें आती हुई ज़मीन पे देखी है, मिट्टी में देखी है दरारें आती हुई। कब आती हैं? जब बहुत गर्मी पड़ती है, एक तरीके से सूखा टाइप पड़ता है। तो ब्लैक सॉइल में यही दिक्कत हो जाती है, जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो दरारें टाइप आ जाते हैं, डीप क्रैक्स आ जाते हैं। इसकी इमेज आपको दिख रही है, प्यारी सी इमेज है। उसके बाद आता है रेड एंड येलो सॉइल। रेड एंड येलो सॉइल वर्ड ही बताता है, ये जो सॉइल होती है ये रेडिश कलर की भी होती हैं और येलोइश कलर की भी होती है। अब आप कहोगे एक सॉइल दो कलर में कैसे, बता रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो ये याद रखो, ये जो सॉइल होती हैं ये क्रिस्टलाइन आइजनस रॉक्स पे पाई जाती हैं, जहाँ पर कम रेनफॉल होता है। अब आपको ये नहीं देखना है कि आइजनस रॉक्स क्या होता है, मेटामॉर्फिक क्या होता है, ये आपका सब 9th का कॉन्सेप्ट है। आपको डायरेक्ट इसमें याद कर लेना है कि रेड एंड येलो सॉइल क्रिस्टलाइन आइजनस रॉक्स पे पाई जाती है, जहाँ पर कम रेनफॉल होता है। अब एक सवाल पेपर में बनता है कि इन सॉइल का कलर रेड क्यों होता है? बहुत सिंपल है, इसलिए होता है क्योंकि ये जो सॉइल है, मैंने बोला रॉक्स में पाई जाते हैं, तो जो आयरन होता है ना, आयरन जाकर रॉक्स में मिल जाता है, और जिसकी वजह से इन सॉइल का कलर क्या होता है, रेडिश हो जाता है। तो दीज सॉइल आर रेडिश इन कलर ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन द आइजनस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब ये सॉइल येलो कब होती है? जब इन सॉइल में पानी बहुत होता है या पानी की मिलावट हो जाती है, तो ये थोड़ी थोड़ी सॉइल येलोइश कलर की दिखने लगती है। तो अगर बेसिकली सिंपल देखा जाए तो रेड है, और अगर जब तुम इनमें पानी मिलाओगे तो ये थोड़ी थोड़ी येलोइश भी हो जाती है। आपको इनकी इमेज दिख रही होगी, मैंने रियल इमेज लाने की कोशिश की है, बिल्कुल ज़रूर गूगल से है, बट कोशिश की है थोड़ी रियल इमेज सी दिखे, अदरवाइज तो सारी सॉइल एक सी दिखती हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल वर्ड ही बताता है, लेटर का मतलब होता है ब्रिक, तो वो सॉइल जिससे हम ईंट बनाते हैं, ब्रिक्स बनाते हैं। ये जो सॉइल है ये उन एरियाज में पाई जाती है जहाँ पर हाई रेनफॉल होता है, हैवी रेनफॉल होता है और हाई टेम्परेचर होता है। ठीक है, अब देखो जहाँ पर हाई टेम्परेचर होगा वहाँ पर क्या होगा, सॉइल के अंदर के जितने भी बैक्टीरियाज, माइक्रो ऑर्गेनिम्स हैं वो तो मर जाएंगे बेचारे, इतनी गर्मी में कैसे सहेंगे। तो जिसकी वजह से क्या होता है, लेटराइट सॉइल के अंदर जो ह्यूमस कंटेंट होता है वो बहुत लो होता है। ठीक है, यानी कि लेटराइट सॉइल में दो चीज़ें हो जाती हैं, ये सॉइल हैवी रेनफॉल और हाई टेम्परेचर वाले एरियाज में पाई जाती हैं, और दूसरी इनके अंदर ह्यूमस कंटेंट बहुत कम होता है, क्योंकि गर्मी की वजह से जो माइक्रो ऑर्गेनिम्स हैं वो मर जाते हैं। अब इस सॉइल में थोड़ी सी फर्टिलिटी के लिए भी दिक्कत आती है, इन पर खेती करना आसान नहीं होता, लेकिन हाँ अगर तुम इनको प्रॉपर फर्टिलाइजर और मैन्योर दो, प्रॉपर इरिगेशन करो तो तुम इन पर काम चलाऊ खेती कर सकते हो। रेड एंड येलो सॉइल और लेटराइट सॉइल ऑलमोस्ट सिमिलर ही दिखते हैं, जैसा कि आपको नजर आ रहा होगा। एरिड सॉइल क्या होती है? एरिड सॉइल बेसिकली ये रेड टू ब्राउन होती हैं कलर में, रेड कलर की भी हो सकती हैं, ब्राउन कलर की भी हो सकती हैं, और ये थोड़ी रेतीली होती है। रेत आपने छुई है, आप सबने रेत छुई है, आई थिंक सबने कभी ना कभी तो रेत को टच किया होगा, रेत को हाथ में उठाया होगा। तो जिस तरीके से हाथ में जब आप रेत को उठाते हो, उसी तरीके से, उसी बिल्कुल, और वो थोड़ी थोड़ी मुलायम सी होती है, महीन होती है, बहुत ही फाइन पार्टिकल्स होते हैं, उसी तरीके से आपको एरिड सॉइल भी मिलेगी। और एरिड सॉइल में एक खास बात होती है कि ये सेलाइन होती है नेचर में। सेलाइन का मतलब इनके अंदर सॉल्ट पाया जाता है।
कई जगहों पर तो ऐसा भी होता है कि कुछ कुछ मिट्टी में इतना ज़्यादा हाई सॉल्ट परसेंटेज होता है कि हम क्या करते हैं, एवेपोरेट कर देते हैं पानी की मदद से, पानी को एवेपोरेट करते हैं और फिर यहाँ से सॉल्ट को भी ऑब्टेन कर लेते हैं। अब इन सॉइल में एक प्रॉब्लम ये हो रखी है कि ये जो सॉइल होते हैं, जब तुम इनके अंदर जाओगे, यानी कि जब तुम इनको खोदोगे, डीप में जाओगे, ये सॉइल है, जब तुम इनको डीप में जाओगे तो डीप में जब तुम जाओगे तो बहुत बड़े बड़े पत्थर मिलते हैं, कंकड़ जिनको हम कहते हैं। उन कंकड़ की वजह से क्या होता है, सपोज करो ये सॉइल है, अब तुमने डीप खोदना शुरू किया, अब तुम नीचे गए, यहाँ पर बहुत सारी कंकड़ है। इन कंकड़ की वजह से क्या होता है ना, पानी सही तरीके से फ्लो नहीं कर पाता सॉइल में, जिसकी वजह से ये जो सॉइल है ये फर्टाइल नहीं होती है, इतनी ज़्यादा बहुत कम फर्टाइल होती है। सपोज करो एक आरओ तुम्हारे घर में लगा हुआ है और मैं उस आरओ का पाइप ही बंद कर दूं तो वो आरओ किस काम का रह जाएगा? आरओ में पाइप ही नहीं है तो पानी कहाँ से आएगा? सिंपल सी बात है। तो ये सॉइल है, सॉइल के अंदर ये नीचे बहुत सारे कंकड़ हैं गहराई में। इन कंकड़ की वजह से क्या होता है, इन कंकड़ की वजह से पानी का नॉर्मल फ्लो नहीं बन पाता है सॉइल के बीच में, जिसकी वजह से ये सॉइल में क्रैक्स आ जाते हैं और ये सॉइल बहुत ज़्यादा फर्टाइल नहीं होती। हाँ, अगर तुम इन पर ग्रो करना चाहते हो, अगर तुम जिद्दी हो कि नहीं भाई हम तो इन्हीं सॉइल पे ग्रो करेंगे, तो इनको बहुत पानी लगता है भाई, बहुत। अगर तुम्हें कोई क्रॉप करने में 2 लीटर पानी लग रहा है तो एरिड सॉइल में 4 लीटर लगेगा, 4 लीटर से भी ज़्यादा ही लगेगा। नेक्स्ट आती है हमारी फॉरेस्ट सॉइल, जो हमारी लास्ट है। फॉरेस्ट सॉइल बहुत सिंपल है, ये सॉइल बेसिकली फॉरेस्ट एरियाज में पाई जाती है, नॉट फॉरेस्ट एरिया, हिली एंड माउंटेनियस रीजन पे पाई जाती है जहाँ पर रेन फॉरेस्ट होते हैं। रेन फॉरेस्ट बेसिकली क्या होते हैं, रेन फॉरेस्ट का मतलब ऐसे जंगल जहाँ पर भारी बारिश होती है। तो बेसिकली ये सॉइल वहाँ पर पाई जाएगी जहाँ पर माउंटेनियस रीजन होगा और जहाँ पर ऐसे जंगल होंगे जिन जंगलों में बहुत बारिश होती है, ऑलमोस्ट 12 महीने बारिश होती है। अब क्या होता है, आपको एक इमेज दिख रही होगी यहाँ पर, उस इमेज में आपको दिख रहा है बीच से एक नदी निकली है, ठीक है। तो ये नदी को मैंने इसलिए, ये जो इमेज है मैंने इसलिए लिया क्योंकि मैं आपको सेकंड पॉइंट समझाना चाहता हूँ। कई सारे जगह पर सेकंड पॉइंट में बहुत ही कंफ्यूजन होता है। दे आर लोमी एंड सिल्टी इन द वैली साइड्स एंड कोर्स ग्रेन्ड इन द अपर स्लोप्स। वैली साइड्स का मतलब आपको ये जो नदी दिख रही है ना, नॉट नदी, ये जो बीच से नहर टाइप निकल रही है ना, तो ये क्या है, ये घाटी का बिल्कुल एंड पॉइंट है, इसको हम वैली साइड कहते हैं। और यहाँ पर जो मिट्टी पाई जाती है वो लोमी होती है। लोमी का मतलब होता है कि वो मिट्टी उस मिट्टी में तुमको 3 चीज़ें मिलेंगी। क्या क्या मिलेगा, तुमको क्ले भी मिलेगी, तुमको रेत भी मिलेगी और सिल्ट भी मिलेगी, ये तीनों चीज़ें मिलेंगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम बोलते हैं कि घाटी के पास, वैली साइड्स के पास में जो मिट्टी पाई जाती है उसमें वो कैसी होती है, लोमी होती है। लोमी का मतलब उसमें 3 चीज़ें पाई जाती हैं, रेत भी पाई जाती है, क्ले भी पाई जाती है और सिल्ट भी पाई जाती है। और अगर तुम ऊपर की तरफ जाओगे, पहाड़ों की तरफ, यानी कि अपर स्लोप्स पे जाओगे, तो वहां पर कैसी पाई जाएगी, कोर्स ग्रेन्ड। कोर्स ग्रेन्ड का मतलब बड़े बड़े पार्टिकल्स पाए जाएंगे। बड़े बड़े पार्टिकल्स बोले तो बड़े बड़े कंकड़ टाइप पाए जाएंगे, यानी जो मिट्टी मिलेगी वो ऐसी नहीं होगी जिसपे आसानी से खेती कर सको। तो ये नज़ारा बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुंदर होता है ये नज़ारा। कभी अगर मैं ऐसे किसी नज़ारे पे गया तो ज़रूर आपके साथ वो फ़ोटो शेयर करूँगा। बट मैंने जब ये फ़ोटो यहाँ पर डाली थी, मेरा बड़ा मन किया था कि ऐसी किसी जगह पे जाकर विजिट करूँ, बड़ा ही सुंदर सीन लग रहा है, ठीक है। तो फॉरेस्ट सॉइल आपको क्लियर हो जाता है। अभी मूव ऑन करते हैं लास्ट टॉपिक पे, सॉइल एरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन, जो इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट है पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी नहीं है, ठीक है। थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इंपॉर्टेंट नहीं। सॉइल एरोजन क्या होता है, मैंने आपको बताया था सॉइल को आपको क्या याद रखना है कि सॉइल में जो लेयर्स होती है उनमें सबसे ऊपर वाली लेयर होती है टॉप सॉइल या अपर लेयर, उसी में होता है मेन काम जो होता है, बाकी सारे से में कोई खास मतलब है नहीं, ठीक है। सपोज करो ये मिट्टी है, ठीक है। अब मैंने यहाँ से बहुत तेज पानी अगर बहाया तो वो क्या करेगा, पानी अपने साथ इंसान तक बहा ले जाता है अगर तेज स्पीड में हो, तो इस मिट्टी की जो अपर लेयर होगी उसको भी बहा ले जाएगा, ठीक है। और जब वो मिट्टी की अपर लेयर चली जाएगी तो जो मिट्टी की जो जान थी, जो आत्मा थी, जहाँ पर उसकी पूरी फर्टिलिटी बसती थी, वो खत्म हो जाएगी। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं सॉइल एरोजन। सॉइल एरोजन का सिंपल सा मतलब है जो सॉइल है उसकी टॉप लेयर का हट जाना। कैसे हटेगी, या तो कभी रेन वाटर से हट जाएगी या कभी हम लोगों की गलतियों की वजह से हट जाएगी, लेकिन अगर वो हटती है तो हम क्या कहते हैं, सॉइल एरोजन हुआ है। तो व्हाट इज सॉइल एरोजन, इट इज सिंपली अ प्रोसेस ऑफ रिमूवेबल ऑफ टॉप लेयर ऑफ द सॉइल। अब आप कहोगे भैया जब ये टॉप लेयर हट जाती है फिर क्या होता है, बहुत सिंपल है यार, भगवान ने इतना अच्छा बनाया इस नेचर को, जैसे ये टॉप लेयर हटती है ना, तुरंत के तुरंत क्या होता है, नई लेयर बनना शुरू हो जाती है। यानी कि टॉप लेयर हटी है
और वहाँ से जो मिट्टी क्या करेगी, एक नई लेयर बनाना शुरू कर देगी। इससे क्या होता है, बैलेंस बना रहता है, इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहता है कि टॉप लेयर हट गई, एक नई लेयर आ गई। आप देखते हो ना, कई बार आपको कहीं लग जाती है और आपकी स्किन निकल जाती है, तो ऐसा नहीं है कि स्किन वहाँ निकल गई तो हमेशा के लिए निकल गई, वहाँ पर नई स्किन आ जाएगी। सिंपल सी बात है। उसी तरीके से मिट्टी है, मिट्टी की टॉप लेयर हट गई, कुछ टाइम उसे दोगे तो नई लेयर आ जाएगी। यानी कि ये जो प्रोसेस है सॉइल एरोजन की और सॉइल फॉर्मेशन की, वो साथ साथ चलती रहती है। अब कई जगह पे आपने देखा होगा, कई जगह पे बेसिकली जो बारिश का पानी होता है ये इतनी तेज़ होता है कि ये क्या करता है, डीप चैनल्स बना देता है। डीप चैनल्स का बेसिक मतलब होता है क्रैक्स बना देता है। जैसे ये ज़मीन है, ठीक है, सपोज करो ये ज़मीन थी, अब ये ज़मीन बिल्कुल अभी क्या है, प्लेन है, बहुत तेज़ पानी आएगा तो इसमें क्या होगा, ऐसे क्रैक्स बन जाएंगे, ठीक है। अब ये जो सपोज करो ये क्रैक्स आ गए बीच में, तो अब ऐसे में खेती कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। और ये जो बीच में ये जो क्रैक आ गया है, इस क्रैक को हम कहते हैं गली। गली का मतलब क्या हुआ, अभी ये पूरी ज़मीन थी, अब इसमें बीच में गैप आ गया तो ये क्या हो गई, एक तरीके से गली बन गई, तो इसको हम क्या कहते हैं, गली कहते हैं। और जब ऐसी ज़मीनें हो जाती हैं जहाँ पर ऐसी गलियाँ पाई जाएँ, बीच बीच में बड़े बड़े क्रैक्स पाए जाएँ रेन वाटर की वजह से, ऐसी ज़मीन को हम बैड लैंड कहते हैं, क्योंकि उस पर फिर आप क्या नहीं कर सकते भाई, उस पर फिर आप क्रॉप या एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस तो कर ही नहीं सकते हो। तो जैसे सॉइल एरोजन होता है, उसी तरीके से शीट एरोजन भी होता है, ठीक है। सॉइल एरोजन में हम बोलते हैं कि सॉइल की टॉप लेयर चली गई। अब जब यही सेम प्रोसेस पहाड़ों पे होती है या ऐसे एरियाज में जहाँ पर इस तरीके से ज़मीन है, तो वहाँ पर उसको शीट एरोजन कहा जाता है। सपोज करो यहाँ पर कोई ऐसे ज़मीन बना रखी है, ठीक है, ऊपर से बहुत तेज पानी आएगा तो वो ऊपर से पूरी सॉइल की लेयर को नीचे तक ले जाएगा। एक तरीके से आप कहोगे पूरी शीट की तरह पूरी टॉप लेयर ऑफ द सॉइल को उठाता ले जाएगा, ठीक है। पूरा सपोज करो ये पानी आ रहा है, ये तुम्हारा स्लोप है, ये पानी आ रहा है, तो वो क्या करेगा, पूरी टॉप लेयर को ले जाएगा। यानी ये जो पूरी जो तुम्हारा ज़मीन है ना, उसकी सब पूरी टॉप लेयर को ले जाएगा। तो ऐसे जब होता है तो हम क्या बोलते हैं, शीट एरोजन बोलते हैं। तो शीट एरोजन कुछ नहीं होता, बस जब ज़मीन स्लोप तरीके से हो तो हम उसको शीट एरोजन बोल देते हैं, और ऐसे हो तो हम उसको सॉइल एरोजन बोल देते हैं। सिंपल है। तो अब हम प्रॉब्लम के बारे में तो डिस्कस कर लिया, इसको रोका कैसे जाए, सॉइल एरोजन को रोका कैसे जाए। तो सॉइल एरोजन का एक सिंपल सा तरीका, तुम ये समझ गए हो कि सॉइल एरोजन होने के पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न क्या है, रेन वाटर, पानी। हाँ, हम इंसान भी रीज़न है, हम लोग भी कुछ गलत तरीके से खेती करते हैं, उससे भी होती है, लेकिन एक बहुत बड़ा रीज़न है रेन वाटर, और वो भी तेज स्पीड का। अगर सपोज करो तुम कहीं खड़े हो, तुम खड़े हो, यहाँ से मैंने डैम का पानी खोल दिया तो वो तुम्हें बहाता ले जाएगा। क्यों? क्योंकि पानी की स्पीड बहुत तेज है। लेकिन अगर सपोज करो तुम ये खड़े हो, मैंने यहाँ से नल का पानी खोल दिया, और तो नल का पानी तुम्हें बहा पाएगा, नहीं बहा पाएगा। यानी प्रॉब्लम पानी से नहीं है, प्रॉब्लम पानी की स्पीड से है। तो बेसिकली क्या किया जाता है, सॉइल एरोजन को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, पानी को तो नहीं रोक सकते, तो हम पानी की स्पीड को कम करते हैं। जिससे पानी की स्पीड कम होगी तो वो क्या नहीं कर पाएगी, वो सॉइल की टॉप लेयर को अपने साथ बहा नहीं पाएगी। उसके लिए कुछ स्टेप्स ले जाते हैं। जैसे सबसे पहले होता है कॉन्टूर प्लफिंग। कॉन्टूर प्लफिंग कैसे की जाती है, ये मैं आपको बताता हूँ। कॉन्टूर प्लफिंग जनरली उन एरियाज में की जाती है जहाँ पर ज़मीन इस तरीके से होती है, पहाड़ी इलाका होता है, वहाँ पर कॉन्टूर प्लफिंग की जाती है। उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है पानी की स्पीड को स्लो करना। सपोज करो ये है ऐसी कोई ज़मीन है, सपोज करो ये ऐसी कोई ज़मीन है, ए शेप में ज़मीन है, तो उसमें अब पानी बहुत तेज आएगा अगर ऊपर से आया, तो उसमें वो लोग क्या करते हैं, खेती को क्या करेंगे, वो जीने की तरह कर देंगे। कैसे करेंगे, फोटो में आपको दिखेगा, बेचैन मत हो, अभी बस इतना समझ लो कि कॉन्टूर प्लफिंग में क्या होता है, पानी की स्पीड को स्लो कर दिया जाता है। स्ट्रिप क्रॉपिंग में क्या होता है, स्ट्रिप क्रॉपिंग में बेसिकली सपोज करो ये फील्ड है, सपोज करो ये बहुत बड़ी ज़मीन है, तो स्ट्रिप क्रॉपिंग में क्या कर दिया जाता है, इस इतनी बड़ी ज़मीन को छोटी छोटी स्ट्रिप्स में बांट दिया जाएगा। ये मैंने क्या कर दिया, 4 स्ट्रिप्स में बांट दिया। इससे क्या हो, और इन चारों स्ट्रिप्स के बीच में मैं क्या करूँगा, ग्रास ग्रो कर दूंगा, घास ग्रो कर दूंगा। इससे क्या हो जाएगा, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, पानी की स्पीड भी स्लो हो जाएगी। अगर कहीं आती है तो पानी की स्पीड स्लो हो जाएगी, क्योंकि पहली स्ट्रिप में टकराएगी, उसके बाद स्लो हो जाएगी, फिर पानी दूसरी स्ट्रिप में टकराएगा, फिर स्लो हो जाएगा, तीसरी में ऐसे स्लो हो जाएगा। और साथ ही साथ जो स्ट्रिप क्रॉपिंग है उसका एक और फायदा होता है। क्या फायदा होता है वो मैं आपको बताऊंगा जब मैं आपको फोटो से समझाऊंगा। तीसरा होता है शेल्टर बेल्स। शेल्टर बेल्स में बेसिकली क्या किया जाता है, शेल्टर बेल्स में हम क्या करते हैं, ट्रीज को एक लंबी लाइन में ग्रो करते हैं। कैसे ग्रो करते हैं वो भी मैं आपको फोटोज के थ्रू ही समझाता हूँ। देखते हैं नेक्स्ट में। तो जैसा कि आपको दूसरी वाली इमेज में दिख रहा है नीचे वाली में कि कॉन्टूर प्लफिंग कहाँ पे की जाती है, मैंने बोला भी था जहाँ पर ऐसा माउंटेनियस एरिया होता है, यहाँ पर स्लोपी ऐसा ढलान वाला एरिया होता है। तो बेसिकली उसमें किया क्या जाता है, जो ज़मीन होती है ना, स्लोपी ज़मीन होती है, उसको जीने के रूप में बांट दिया जाता है। जीने इन द सेंस आपके घर के जीने होते हैं, स्टेयर केस,
वैसा बांट दिया जाता है। आपको दिख रहा है पहली इमेज से। उससे क्या होता है, जब पानी आता है ना ऊपर से, तो हर एक जीने से टकरा 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 के उसकी स्पीड स्लो हो जाती है, जिससे सॉइल को कम नुकसान होता है। नेक्स्ट में क्या होता है, स्ट्रिप क्रॉपिंग में। स्ट्रिप क्रॉपिंग में मैंने बताया था, बड़ी सी फील्ड को हम क्या करते हैं, छोटी छोटी स्ट्रिप्स में, लंबी स्ट्रिप्स में बांट देते हैं। इसके दो फायदे होते हैं। पहला तो हम क्या करते हैं, इन स्ट्रिप्स के बीच में घास को ग्रो कर देते हैं। घास को ग्रो करने से एक फायदा ये होता है कि अगर कभी बहुत तेज हवा भी चलती है तो घास से उसका जो इफेक्ट होता है वो थोड़ा कम होता है। दूसरा फायदा एक बहुत बड़ा ये होता है, देखो सॉइल इरोजन तो कम होता ही है, लेकिन एक बहुत बड़ा फायदा ये होता है, सपोज करो आपके पास ये जमीन थी, ठीक है, अब आपने इस जमीन को 4 स्ट्रिप्स में बांट दिया, तो आप क्या कर सकते हो, इन चारों स्ट्रिप्स पे अलग अलग क्रॉप ग्रो कर सकते हो। जैसे आपको दिख रहा है, इस पे आप पोटैटो ग्रो कर रहे हो, इस पे आप ओट्स ग्रो कर रहे हो, इस पे आप कुछ और ग्रो कर रहे हो, इस पे टमाटो ग्रो कर रहे हो। इट्स अप टू यू, कुछ भी कर सकते हो। तो स्ट्रिप क्रॉपिंग के दो फायदे हैं, सॉइल इरोजन तो बचाएगा ही, साथ ही साथ फार्मर को भी बेनिफिट पहुंचाएगा कि वो एक ही जमीन पर अलग अलग क्रॉप्स को ग्रो कर सकता है अपनी जमीन को स्ट्रिप्स में बांटकर। तीसरा हमारा होता है शेल्टर बेल्ट। शेल्टर बेल्ट एक तरीके से क्या होता है, सपोज करो आपका खेत किसी ऐसी जगह पर है जहां पर रेत के तूफान उठते हैं, सैंड ड्यून्स उठते हैं। सपोज करो डेजर्ट में, तो डेजर्ट में क्या होता है, रेत के तूफान उठते हैं, सैंड ड्यून्स कहते हैं जिनको हमको, कि बहुत सारी रेत एक तरीके से तूफान की तरह आती है। तो इससे क्या होता है, फसल को बहुत नुकसान पहुंचता है। तो लोग क्या करते हैं, जब वो ऐसे किसी एरिया में रह रहे होते हैं जहां पर ऐसे इन सब चीज़ों का डर होता है, तो वो क्या करते हैं, अपने खेत के चारों तरफ लंबी लाइन में एज अ प्रोटेक्शन के रूप में क्या करते हैं, बड़े बड़े मजबूत मजबूत लंबे लंबे ट्री लगा लेते हैं एक लंबी लाइन में। और ये जो ट्री है ये क्या काम करते हैं, ये ट्री कटप्पा बाहुबली का काम करते हैं कि ये लोग क्या करेंगे, अपनी माता शिवगामी को प्रोटेक्ट करके रखेंगे। शिवगामी क्या हो गए, हमारा जो पूरा खेत है वो शिवगामी है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कौन है, बाहर बाहुबली कटप्पा सब खड़े हुए हैं। ये लंबे लंबे पेड़ हमारे बाहुबली कटप्पा सैनिक ये सब है, ठीक है। तो शेल्टर बेल्ट्स में बेसिकली काम क्या किया जाता है, हम लोग ये जो तूफान आ रहे हैं, रेत के तूफान आ रहे हैं, पानी है, इन सब से बचाते हैं। इन सब से पानी की स्पीड, हवा की स्पीड स्लो भी होती है और सॉइल इरोजन भी कम होता है। और एक और फायदा हो रहा है कि खेती के साथ साथ पेड़ भी ग्रो कर रहे हैं, एनवायरनमेंट को भी फायदा हो रहा है। तो इस तरीके से सॉइल इरोजन को कम किया जा सकता है। 3 स्टेप से, कॉन्टूर प्लफिंग, स्ट्रिप क्रॉपिंग और हमारा मेकिंग शेल्टर बेल्ट्स। तो यहाँ तो होता है तुम्हारे इस चैप्टर का डी एंड, ठीक है। तुम्हारे इस चैप्टर का डी एंड हो जाता है। यहाँ पर मैंने सोचा था इसके एक्सरसाइज क्वेश्चंस कराऊंगा, लेकिन जब मैंने इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन देखा तो मुझे रियलाइज हुआ कि इस वीडियो में मैंने तुम्हें इतना डिटेल पढ़ा दिया कि इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन तो तुम इस वीडियो को खत्म करके खुद कर सकते हो। और अगर नहीं कर पाए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं तुमको कमेंट्स में रिप्लाई कर दूंगा। तो यहाँ पर तो हमारे इस चैप्टर का हो जाता है क्या, THEEND, डी एंड, ठीक है। मिलेंगे हमारे एक नए चैप्टर में जहाँ पर मिलेंगे हमारे एक नई वीडियो में जहां पर हम एक नए चैप्टर को कवर करेंगे जिसका नाम होगा राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। और एज यूजुअल 12 जुलाई को मिलेंगे उस चैप्टर को कवर करने के लिए। आई होप आप इस बैच को फॉलो कर रहे हो, बड़ी डिसिप्लिन बने रहना, पढ़ाई करते रहना कंसिस्टेंसी के साथ। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड एंड ऑल द वेरी बेस्ट। एंड यस, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना मत भूलना, नोट्स की लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर भी मिल जाएगी। थैंक यू एवरीवन।